विद्यार्थियों, आज के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे सुशीति की भाग 1 में संकलित गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा। जो भी वीडियो इसमें डाला जाएगा, जो भी अप टू डेट होगा, अपडेट किया जाएगा, वो सबसे पहले आपके पास और आप उसे देख सकेंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो जब हम शेयर करेंगे तब आपको मिलेगा। लाइक भी कीजिए और कोई भी समस्या हो इस पाठ से संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर यथासंभव देने का प्रयास करूंगा। अब हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने क्या पशुओं को या पक्षियों को आपस में बात करते हुए देखा? आपने देखा है कि पशु या पक्षी आपस में बातचीत कर रहे हैं? क्या कहा आपने? देखा है? अच्छा, कहाँ देखा? तो गोठान में। अरे अच्छी बात है। तो आप लोगों ने गोठान में देखा होगा जहां पशु, बैल, गाय, भैंस आपस में बैठे बातचीत करते रहते हैं। बातचीत उनकी अपनी भाषा, क्योंकि हमारी मानवीय भाषा है, हमारी अपनी अलग भाषा है। पशुओं पक्षियों की भी अलग भाषा है, क्योंकि उनके अंदर भी संवेदना होती है, उनके अंदर में भी दुख सुख को अनुभव करने की वेदना, अनुभव करने की शक्ति होती है। वे अपने दुख सुख को अनुभव करते हैं और आपस में उसे व्यक्त करते हैं, जैसा हम मनुष्य आपस में दुख सुख को व्यक्त करते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं हमारे भारत भूमि में जो पशु पक्षियों की बातचीत समझ लेते, जैसे राजा भोज थे, विक्रमादित्य थे और पृथ्वीराज चौहान। यहाँ प्रेमचंद जी ने उसी तरह पशु पक्षियों की आवाज जिस तरह व्यक्ति समझता था, हमारे पूर्वज समझते थे और उस हिसाब से पशु पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते थे। तो यहाँ प्रेमचंद जी ने भी दो बैलों के माध्यम से मूक पशुओं के बीच वार्तालाप को व्यक्त किया है, उनकी संवेदना को व्यक्त किया है, उनकी अनुभूति को व्यक्त किया है। भारत में अनेक ऐसी कथा परंपरा रही है जहां पशु पक्षियों को आपस में बातचीत करते हुए दिखाया जाता है, जैसे गीतोपदेश, जातक कथा, पंचतंत्र कथा, सप्तशती, इसमें पशु पक्षी आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। उसी कथा परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रेमचंद जी इस पाठ दो बैलों की कथा में दो बैलों को आपस में बातचीत करते दिखाते हैं, अपनी अनुभूति को प्रकट करते हुए दिखाते हैं। यह कथा प्रेमचंद जी ने भारतीय कृषक जीवन से लिया है। हम प्रेमचंद के विषय में बता दें कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार हैं। इन्हें कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके महत्व को इसी बात से हम ले सकते हैं कि हिंदी कथा साहित्य और हिंदी उपन्यास साहित्य को प्रेमचंद युग से परिभाषित किया जाता है। प्रेमचंद के पूर्व प्रेमचंद पूर्व या पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के समय को प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद का जो युग है उसे प्रेमचंद उत्तर युग के नाम से परिभाषित किया जाता है। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित लम्बी गांव में 1880 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका पूरा बचपन अभाव से बीता, लेकिन फिर भी वे कर्मठ है। अभाव में जीवन बीते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं भूला और साहित्य के प्रति लगाव के कारण पूरा जीवन साहित्य सेवा में व्यतीत किया। बीए करते हुए ही वे नौकरी करने लगे थे और सरकारी नौकरी करते समय वे शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी करते समय उन्हें स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर मां भारती की पुकार सुनाई दी और उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया और अपनी लेखनी के द्वारा स्वाधीनता संग्राम की चेतना जगाने लगे। प्रेमचंद का मूल नाम धर्मत राय था। उर्दू में नवाब राय नाम से लिखे रहे और जब हिंदी लेखन में उतरे तो उन्होंने प्रेमचंद नाम को अपनाया। प्रेमचंद की प्रमुख कृति है मानसरोवर, जो कहानी संकलन है। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं और इन कहानी संकलन को
मानसरोवर नाम से संकलित किया गया है। इसके 8 भाग हैं। इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला इत्यादि प्रसिद्ध है। इनके गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। भारतीय कृषक की यथा कथा को इन्होंने अपने गोदान उपन्यास में जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, उनसे पूर्व और उनके बाद भी किसी ने वैसा नहीं किया। साहित्यिक विशेषता, प्रेमचंद कृषक जीवन के किनारे थे। उन्होंने कृषक और साहूकारों के अंतर संबंधों को दिखाया है। किस तरह साहूकार कृषकों का शोषण करते हैं, कृषक किस प्रकार से व्यथित रहता है, किस तरह से वह अपने जीवन की गाड़ी को खींचता है। नारी समस्या को भी प्रेमचंद ने दिखाया है, मजदूर समस्या को दिखाया है, दलितों के प्रति हो रहे शोषण को दिखाया है। विधवा विवाह के पक्ष में उन्होंने स्वर उत्तोलन किया है, बाल विवाह का निषेध किया है और छुआछूत की भावना का निषेध किया है। ये जो समस्याएं भारतीय समाज में हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में इनका जीवंत चित्रण किया है और भारतीय समाज को यह बतलाने की चेष्टा की है कि ये जो बुराइयां हैं जो भारतीय समाज को खोखली कर रही हैं, इन बुराइयों से हमें मुक्त होना है और भारत को समृद्ध करना है। बैलों की कथा, पाठ के प्रमुख पात्र हैं हीरा मोती, जो 2 बैल हैं। हीरा मोती पठाई जात के बैल है। पठाई जात मतलब बैलों की कई जात होती है, उसमें पठाई जात जो होती है सबसे बलिष्ठ जात मानी जाती है। वो जात के बैल हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ और सुंदर होते हैं। हीरा मोती आपस में बातचीत करते रहते हैं। इनमें हीरा दयालु है, चतुर है और नैतिकता को समझने वाला है। कहानी में कई ऐसे दौर आते हैं जब वह मोती को अपने साथी को समझाता है। जब मोती भैरव की पत्नी को मारने के लिए उद्यत होता है तो समझाता है कि इससे जाकर हाथ नहीं उठाया। फिर जब वो बंधन में पड़ जाता है और मोती कहता है कि अब बंधन में पड़े, अब और मार खाओ, तो कहता है बंधन में पड़ गया तो क्या हुआ? यदि मैं इस दीवार को तोड़ देता तो बहुत सारे जो हमारे साथी हैं यहाँ से मुक्त हो जाते, स्वतंत्र हो जाते, दूसरों के लिए जान देने में भी कोई परेशानी नहीं होनी, दूसरों के लिए कष्ट उठाने में भी दुखी नहीं होना चाहिए। और हमेशा वह गांधीवादी विचारधारा को अपनाए थे। दूसरा पात्र है मोती, ये भी पठाई जात का बैल है। यह विद्रोही स्वभाव का, जहां भी कहीं अगर कुछ गलत होते देखता है तो विद्रोह कर देता है और मरने के लिए उद्यत हो जाता है। जब हीरा उससे कहता है कि अगर ये हमारे जो साथी हैं अगर बच के निकल जाते तो कितनी अच्छी बात होगी, तब वो काली फौज से दीवार को तोड़ देता है, जिसे घोड़ियां, बकरियां और बाकी जो जानवर काली फौज में बंद रहते हैं वो भाग रहे होते हैं। गड्ढे नहीं जाना चाहते तो गधों को भी वो धक्का मारकर भगाता है और सबको मुक्त कर देता है। जिस समय हीरा बंधन में पड़ा रहता है, मोती स्वतंत्र रहता है। मोती चाहता तो भाग सकता था, हीरा कहता है कि तुम भाग जाओ, मुझे ऐसे ही बंधन में पड़े। मोती कहता है नहीं भागूंगा। यही तो मित्रता है, तुम बंधन में पड़े रहो और मैं स्वतंत्र होकर यहां से चला जाऊं। नहीं, तुम मार खाओगे तो मैं भी मार खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी तरफ मैं भी बंधन में रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। यहां सच्ची मित्रता को परिभाषित किया। मैंने दोनों ही सच्चे मित्र हैं। प्रेमचंद लिखते हैं कि जिस समय इन्हें बैलगाड़ी में जोता जाता है तो सभी यह सोचते हैं कि उनके कंधों पर अधिक बोझ पड़े, दूसरे साथी के कंधे पर कम बोझ हो। यहाँ मित्रता को दिखाया गया है, दोनों कितने सच्चे मित्र हैं। यहाँ एकता में भी बल को दिखाया गया है। जिस समय सांड दौड़ता हुआ आता है और दोनों को मारने के लिए टूट पड़ता है, तब दोनों चतुराई के साथ सांड को आगे पीछे से घेरते हैं और आक्रमण करते हैं। जब सांड हीरा को मारने चलता है तब मोती पीछे से सांड को मारता है, जब मोती को मारने के लिए जाता है तब हीरा पीछे से उसे दौड़ाता है। इस तरह से सांड परास्त होता है और वहां से भाग रहा होता है और अंत में मर जाता है। तो इस तरह से इनके दयालुता, मित्रता, परोपकारिता, चतुरता
ये सब आपको दिखाएंगे। और ये हीरा मोती ही इस कहानी के केंद्र बिंदु या मुख्य पात्र हैं, क्योंकि दो बैलों की कथा है और दो बैल यही है हीरा और मोती। इन्हीं के द्वारा प्रेमचंद जी ने भारतीय कृषक समाज की दैनिक स्थिति को दिखाया है कि किस तरह से भारतीय कृषक समाज में बैलों का महत्व होता है, किस तरह के कृषक और बैलों के आत्मीय संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसके बाद है झूली काशी। झूली काशी किसान है और ये उसके दो बैल, ये अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है, बैलों के बिना रह नहीं सकता। यहाँ की जब उसकी पत्नी कहती है कि नहीं बैलों को भूसा मत डालो, सूखा भूसा डालो, उसे कोई सरकता न दो, कोई ऐसी चीज न दो जो बैलों को पसंद हो, लेकिन झूली है वह अपने नौकर से कहता है कि अरे चोरी करके जरा इनको कुछ सरस चीज दे दे, कुछ हरी चीजें दे दे, तो ये अपने बैलों से प्रेम करता है। जब उसके बैल अंत में भागते हुए पहुंचते हैं तब वो बैलों से लिपट जाता है, उनका आलिंगन करता है, उन्हें चुम्बन देता है, तो बैल भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे कृषक और जो बैल है उनके संबंध को दिखाया गया है, कृषक और पशु के संबंध को दिखाया है। इसके बाद चौथा पात्र है झूली काशी की पत्नी। यह थोड़ी कठोर है, शुरू में नारी भावना यानी अपने जो मायके के प्रति नारियों का मूल भाव होता है, अपने मैकों को ज्यादा पसंद करती है, इस भाव से वह बैलों को अपने भाई गया के साथ भेजती है। और जब बैल भाग के चले आ जाते हैं तब वह झूली को डांटती भी है कि कैसे निकम्मे बैल है, वहां काम नहीं कर पाए। और जब झूली कहता है कि उनको दाना पानी नहीं दिया होगा इसलिए बैल भाग आए, तब वो डांटती है, बोलती है कि तुम्हारे तरह नहीं है कि खाली इनको खिलाते रहो, कोई काम ना हो, जब इनको भोजन देना है तो करके काम भी लेना। ये निकम्मे बैल इस तरह बैलों को डांटती है, इनके लिए सूखा भूसे का प्रबंध करने के लिए कहती है। लेकिन बाद में बैलों के प्रति उसकी सहजता भी, उसकी ममता भी दिखाई देती है। जब अंत में बैल भाग के आते हैं घर तब वो बाहर निकलती है और बैलों का मुख चूम देती है। यहाँ बैलों के प्रति उसके ममत्व को भी दिखता है। इसके बाद है गया। गया जो झूली का साला है, बैलों को लेकर जाता है, वह निर्दयी है, वह बैलों से केवल काम लेता है लेकिन उन्हें वैसा भोजन नहीं देता, वैसा चारा नहीं देता जैसा चाहिए, सूखा भूसा सामने रख देता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह बैलों के नाक में नाक डालने का भी प्रबंध करना शुरू कर देता है। और जब उसकी खबर भैरव की लड़की को लगता है तब वह इन बैलों को मुक्त कर देती है। इसके बाद भैरव की लड़की है, भैरव की लड़की छोटी बालिका है, उसकी मां मरिए सौतेली मां उसे कष्ट देती रहती है और इस कष्ट के कारण वह दुखी रहती है। और जब जो बैल वहां पहुंचते हैं इन बैलों को देखकर वह प्रसन्न हो जाती है, इन बैलों से उससे लगाव सा हो जाता है। और जब ये बैल रूखे सूखे भूसा नहीं खाते तब वह 2 रोटी लाके देती है। बैलों को 2 रोटी से क्या अंतर पड़ने वाला है, लेकिन उसके ममता को देखकर, उसके अपनापन को देखकर हीरा और मोती भी 2 रोटी खाते हैं और उन्हें तृप्ति का होता है। यहाँ प्रेम को दिखाया गया कि जो बैल है छोटी लड़की के प्रेम को देखकर 2 रोटी में ही तृप्त हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस लंका नगरी में सज्जन का भी वास है। यानी गया, भैरव और योगी वहां बैलों के प्रति निर्दयता दिखलाने वाले पुरुष हैं, उनके बीच में एक लड़की सज्जन है जो बैलों की देखभाल करती है, उन्हें रोटी देती है और अंत में उन्हें छुड़ा भी देती है। इसके बाद कसाई है अंतिम पात्र। कसाई जो पशुओं को ले जाता है और उन्हें काट कर बेचता है। ये कसाई निर्दयी है, वह बैलों को काजी वश में इस तरह से देखता है कि बैलों की आत्मा कहाँ होती है। बैल वैसे ही कई दिनों से बिना खाए पिए अस्थि पंजर हो गए हैं, दुर्बल हो गए, खड़े नहीं हो पाते, लेकिन आज वह उंगली लगा लगा के पसलियों में बैलों की जांच करता है। इन बैलों को खरीद के जब लेके चलता है
ये बैल जानते हैं कि हमें यह मारने के लिए ले जा रहा है, इसलिए जा नहीं पा रहे, इनके पैर नहीं उठ रहे, तब वो उन्हें डंडे से मारकर दौड़ाने की कोशिश करता है। और जब ये बैल अपने मूल स्थान को पहचान जाते हैं, झोरी के घर पहुंच जाते हैं, स्थान पर पहुंच जाते हैं, तब यह वहां पहुंच जाता है और रस्सी पकड़कर बैलों को अपने साथ लेने की कोशिश करता है। झोरी कहता है कि बैल मेरे हैं, मैं बेचूंगा तब तो बेचेंगे। तब वो कहता है नहीं, इसे मैंने खरीदा है, काजी हाउस में कहता है बैल मेरे हैं, मैं नहीं लेकर नहीं जाऊंगा, ये तो मैं पुलिस में रपट कर दूंगा। और अंत में मोती उसे खदेड़ता है, गांव के बाहर तक ले जाता है। गांव के बाहर जाने के बाद वो पत्थर पीटता रहता है, गालियां होती है। तो इस तरह ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। अब हम इसके सारांश पर सुनते हैं। यह उत्तर प्रदेश के गांव की कहानी है, जहां जोड़ी काठी नामक किसान है, उसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल अपने स्वामी को अत्यंत प्रेम करते रहते हैं और एक जोड़ी काठी भी अपने बैलों से विशेष लगाव रखता है, इन्हें प्रेम करता है, इनके भोजन की पूरी व्यवस्था करता है। जोड़ी काठी का साला गया इन बैलों को लेने के लिए आता है, क्योंकि उससे अपने गांव में बैलों से जुताई करने वाली है। ये बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते। ये बैल अपनी भाषा में आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि मालिक हमें क्यों बेच दिया, क्यों हमें इन परायों के साथ घर से निकाल दिया। अगर इन्हें और भी हमसे काम लेना था तो काम लेते, हम और मेहनत करते और काम करते, लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ते। मालिक पैसा नहीं करना चाहिए। यहाँ बैलों का अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई दी। वे अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही जी तोड़ मेहनत करना चाहते। गया के साथ वे जाते हैं। इसके बाद गया अपने घर ले जाकर दो बैलों को रोटी सूटी दे देता है। दो बैल बड़े दुखी थे, उन्हें रस्सी से बांध दिया है। गया ने अपने मालिक की याद में ये दो बैल रस्सी तोड़वा लेते हैं और अपने गांव से दूर गए हैं, लेकिन बैलों की सहजात प्रवृत्ति होती है कि मार्ग को पहचान लेते हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार वे दोनों फिर से वापस अपने मूल स्थान पहुंच जाते हैं, झोरी के यहाँ पहुंच जाते हैं। झोरी देखता है दो बैल आगे, बड़ा खुश होता है। गांव के बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, वे भी बोलते हैं कि जो दो बैल नहीं है बल्कि ये आदमी, देखो कहाँ से चले आए। बच्चे उनका अभिवादन करते हैं। कोई अपने घर से रोटी लाता है, कोई सरस भूसा ले आता है और इस तरह से सभी बच्चे दो बैलों का अभिवादन करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं। इधर उसकी पत्नी, झूरी की पत्नी बाहर आती है, दो बैलों को वहां देखकर क्रोधित हो जाती है और वो झूरी को भी डांटती है कि ये दो बैल निकम्मे हैं, वहां काम करने नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ भागे। झूरी भी विनोद करता है कि यदि उसे अगर इन दो बैलों को वहां भरपूर चारा मिला होता तो वे क्यों भागे। लेकिन वह कहती है कि तुम्हारी तरह ये नहीं है कि केवल चारा दें और काम न लें। वे लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे तब चारा देंगे, और जब चारा देंगे तो जी तोड़ मेहनत भी करवाएंगे। दिनों के बाद गया फिर से आया और दोनों बैलों, हीरा और मोती को बैलगाड़ी में जोड़कर अपने घर की ओर ले चला। बैलगाड़ी में जाते समय कई बार मोती के मन में आता है कि सड़क के किनारे बैलगाड़ी को गिरा दिया जाए, लेकिन हीरा हमेशा उसे डांटता है, बोलता है कि ऐसा सही नहीं है, हम बैल हैं, हमारा अपना धर्म है, हम अपने धर्म को नहीं किया। दोनों गया के यहाँ जाते हैं। गया उन्हें अपने यहाँ मोटी रस्सियों से बांध देता है, जिससे कि पानी की तरह तोड़वा के न भाग सके। उनसे जी तोड़ मेहनत करता है, मेहनत करवाता है, खेतों में जोतता है, काम लेता है, लेकिन जैसा काम लेता है उस हिसाब से उन्हें चारा पानी नहीं देता। वे सभी विद्रोह की मुद्रा में आ जाते हैं और रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोटी रस्सी है, टूट नहीं पाती। अचानक एक रात भैरव की लड़की बाहर निकलती है और कहती है कि ये लोग नाक में नाक डालने का विचार कर रहे हैं और उन्हें खोल देती है। रस्सी खोलने के बाद भी ये दो बैल वहां से भागना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो लड़की है, उसके ऊपर मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि यही की लड़की खोली है, सभी को पता चल जाएगा। लड़की भी बुद्धिमती है, वह समझ जाती है कि मेरे ऊपर बात आ सकती है कि मैंने रस्सी खोली, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगती है। तो बैल भागे जा रहे हैं। जैसे उसकी आवाज सुनाई देती है, गया बाहर निकलता है, जो बैल भी समझ आती है कि यही मौका है, और वे तेजी से वहां से भागते
और इस तेजी से भागते हैं कि वो रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और दूर किसी गांव में पहुंच जाते हैं। इधर गया भी वापस चला जाता है। वे किसी गांव में पहुंच जाते हैं, वहां एक मटर के खेत में पहुंचते हैं। भूख लगी होती है क्योंकि बहुत दूर से दौड़े हुए चले आए जाते हैं। फिर मटर के खेत में हरी मटर खाते हैं। खाने के बाद में फिर आपस में थोड़ी मस्ती करते हैं, जैसे कि पशुओं का अपना स्वभाव होता है, एक दूसरे से सींग लड़ाना, और इसमें मित्रता का भी भाव दिखाया जाता है। यहाँ प्रेमचंद ने मित्रता का भाव दिखाया कि दो मित्र हैं तो आपस में मनोविनोद करेंगे ही। उसी समय एक सांड वहां पे पहुंचता है। सांड को देख के दोनों डर जाते हैं क्योंकि सांड पूरी तरह से हाथी की तरह है और वह अकेला किसी को भी आसानी से मार सकता है। दोनों बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। तब आपस में विचार करते हैं कि अब जान पर आ बनी है तो मिलजुल के इस सांड का मुकाबला करना है। यहाँ एकता में शक्ति, एकता में बल को परिभाषित किया गया है। ये भी एकता है, मिलजुल कर विचार से अगर कार्य करें तो हम अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। और दोनों मिलकर सांड को परास्त कर देते हैं और सांड भागता हुआ दूर जाके गिर पड़ता है और मर जाता है। दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं, विजय उत्सव मनाते हैं कि उन्होंने सांड को मार गिराया है, और फिर मटर के खेत में चले जाते। मटर के खेत में खाते समय मटर का जो खेत का मालिक है वो वहां पहुंचता है, रखवाले वहां पहुंचते हैं। फिर वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसमें कीड़ा तो बाहर निकल आता है, लेकिन मोती खेत में फंस जाता है क्योंकि खेत में पानी है और उससे मिट्टी गीली हो गई है तो कीचड़ में फंसा। अगर हीरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन देखा कि मेरा साथी मोती फंसा हुआ है तो मैं कैसे भागूं, तो वहीं रुक जाता है। और इस तरह दोनों बंदी बना लिए जाते हैं और दोनों को काजी हाउस में भेज दिया जाता है। काजी हाउस क्या है? काजी हाउस मवेशियों का जेल है। जिस प्रकार मानव का जेल होता है, इंसान का जेल है, जहां इंसान अगर अपराध करे तो जेल में बंद कर दिया जाता है, वैसे पशुओं का भी जेल है। कोई किसी का भी पशु यदि कोई हानि पहुंचाए, किसी के खेत में जाके, किसी के घर में जाके कोई हानि पहुंचाए, तो व्यक्ति उस पशु को लेकर काजी हाउस में बंद कर देता है। काजी हाउस में वो पशु रहता है। इसके बाद जब उसका मालिक पता लगाते हुए वहां आता है और जितने दिन उस काजी हाउस में पशु रहता है उसके हिसाब से जुर्माना लगता है और जिसका नुकसान हुए रहता है उसकी भी भरपाई की जाती है और फिर उस पशु को पशु मालिक को वापस कर दिया। यदि पशु मालिक न आ पाए, जिससे जानकारी न मिल पाए, तो वो जो पशु काजी हाउस में बंद है बाद में उसकी नीलामी हो जाती है, बोली लगाई जाती है। जो अधिक धन देता है वो उस पशु को खरीदकर अपने साथ ले जाता है। तो काजी हाउस में ये पहुंचते हैं। काजी हाउस में पशुओं को चारा दिया जाता है, लेकिन ऐसा काजी हाउस है जहां इनको कई दिनों तक भोजन नहीं दिया जाता, कई दिनों तक चारा नहीं दिया जाता और ये दुबले पतले हो जाते हैं। इनके मन में विद्रोह की भावना आ जाती है और एक बार हीरा तो सोचता है कि यहाँ वैसे ही मरना है, क्यों न दीवार तोड़कर तो निकल जाए, और दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मजबूत दीवार है, दीवार टूट नहीं पाती। बाद में रखवाले आ जाते हैं, चौकीदार आ जाते हैं और हीरा की पिटाई होती है और उसे बंदी बना दिया जाता है, यानी उसे मुर्गी रस्सियों से बांध दिया जाता है। उसे यह देखकर मोती उस पर ज्ञान करता है कि देखो आखिर बंधन में पड़ेगा। जब वो कहता है बंधन में पड़ा तो क्या हुआ, लेकिन मैंने अपनी उससे कोशिश तो की। अगर ये दीवार टूट जाती तो हमारे जितने जो यहाँ भाई बंधु हैं ये सब आराम से मुक्त हो जाते, खत्म हो जाते। दूसरों के लिए पीड़ा सहने में भी कोई बात नहीं। यह सुनकर मोती भी विद्रोही हो जाता है, उसके अंदर भी जोश भर जाता है और वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और काफी मेहनत करने के बाद दीवार टूट जाती है। महाबंद जो जानवर हैं उनमें गोलियां है, भैंस है, बकरियां हैं, सब निकल लेते हैं। घर से नहीं जाना चाहते, वे कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वह हीरा की मां को देख चुके होते। वे कहते यदि हम पकड़े गए तो इसकी तरह हमारी पिटाई हो सकती, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। लेकिन मोती कहता नहीं, जब सब चले गए तो तुम भी जाओ, अभी बचने का अभी समय है, और उन्हें खेल कर धक्का मार के बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो चले जाते। जैसे सुबह होती है, हड़कंप मच जाता है काजी हाउस में और दोनों की बड़ी पिटाई होती है। मोती की पिटाई होने के बाद उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। काफी दिनों तक उन्हें भोजन नहीं दिया जाता, केवल पानी पिलाया जाता है जिससे कि उनका जीवन बचा जाए।
और एक दिन अचानक उन्हें बाहर निकाला जाता है और उनकी देखभाल शुरू हो जाती है। ये घबरा जाते कैसा क्यों रहा है, तब तक कसाई को देखते हैं और कसाई को देखकर अपनी अंतरात्मा से जान जाते कि कौन है और ये हमारे साथ क्या है। कसाई आता है, उंगलियां लगा लगा के फसलियों में देखता है और अंतिम में खरीद लिया और लेके चलता है। वे जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि मरने जा रहे हैं, लेकिन कसाई डंडे से पिटाई करता रहता है जिससे कि वो आगे बढ़ते हैं। अभी जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो वहां दूसरे पशुओं को भी हार में चलते हुए देखते हैं। उनके मन में बात आती है कि देखो ये मेरे साथी किस तरह से हार में चल रहे हैं, कितने पसंद है, कितने पसंद है। लेकिन इन लोगों के मन में ये बात नहीं आ रही कि हमारे दो साथी इस तरह से बंदी बना के लिए जा रहे हैं, ये मरने जा रहे हैं, इनको मारा जाएगा, ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। यहाँ प्रेमचंद ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को भी दिखाया है कि ये जो दो बैल है ना, ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के स्वाधीनता क्रांतिकारी है, स्वाधीनता संग्रामी है। प्रेमचंद ने इन्हें प्रतीक रूप में लिया। जिस स्वाधीनता संग्रामी देश के लिए संघर्ष करते थे, अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष किया करते थे और अनेक कष्ट सहा करते थे, लेकिन आम नागरिक, आम जनता उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखती थी। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि स्वाधीनता संग्रामी मर रहे हैं या जी रहे हैं या अंग्रेज उन पर कैसा अत्याचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग अपने में मस्त रहा करते थे और स्वाधीनता संग्रामियों को अनेक कष्ट भोगना पड़ता। यहाँ यही बात को प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के माध्यम से दिखाया। दो बैल उसी मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं कि हम बंदी बना के कसाई के द्वारा लिए जाए जा रहे हैं और हमारे जो साथी हैं ये लोग अपने में मस्त हैं, हमारी तरफ देखेंगे। फिर जब ये दो बैल जब आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उन्हें अपना गांव जाना पहचाना सकता है। ऐसा लगता है जैसे पहचानी सड़क, पहचानी जाए रात और सब कुछ जाना पहचाना सकता है। फिर उन्हें कौन सी चोरी का घर भी दिख जाता है। अभी तक ये तो यही खान है जहाँ पे हम खड़े होकर भोजन किया करते थे और ये दोनों तिथि सभाटियों खान पर जाते थे। सभी झोली निकलता है, कई महीने बीत चुके होते हैं, झोली अपने बैलों से दूर है। उसे भी जानकारी मिल गई है कि दो बैल गया के यहाँ से भाग गए, वो बैलों को लेकर चिंतित है। जैसे दो बैलों को देखता है अत्यंत प्रसन्न होता है और दौड़ कर आता है, दो बैलों से निपट जाता है और उन्हें चूमने लगता है। दो बैल भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कभी गांव के बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिवादन करते हैं। गांव के लोग भी आ जाते हैं। कसाई भी भागता हुआ आता है और वह आके दो बैलों की रस्सियों को पकड़ लेता है। कहता है कि बैलों को मैंने काजी वक्त में खरीदा है। लेकिन झूरी कहता है कि तुम कैसे कर सकते हो, ये दोनों बैल मेरे हैं, मैं बेचूंगा तब नहीं खरीदोगे। तो कहता है कि मैंने खरीदा है। तो झूरी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम चुराए लिए जाओ। कसाई को आपस में लड़ते देख मोती को क्रोध आ गया। मोती ने कसाई की तरफ देखा और कसाई को दौड़ाया। कसाई को दौड़ाते हुए गांव से बाहर ले गया। गांव के बाहर जाने के बाद भी कसाई चुप नहीं हुआ, वह गालियां देने लगा, पत्थर फेंकने लगा और डटा रहा। विजयी मुद्रा में मोती भी वहीं डटा रहा। बाद में हार मानकर कसाई वहां से चला गया। गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। विजयी मुद्रा में मोती वापस लौटा। मीरा ने मोती से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो कसाई को मार ही दोगे। तो मोती ने कहा कि यदि वो मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। तुरंत ही दोनों बैलों के सामने खली, भूसा, चारा डाल दिया गया। दोनों आनंद के साथ भोजन करने लगे। उसी समय मालकिन बाहर आई और दोनों बैलों के माथे को चूम लिया और यहाँ कहानी समाप्त हुई। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें भारतीय कृषक समाज को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि कृषक ही हमारे अन्नदाता हैं और पशु पक्षियों से भी हमें प्रेम भाव रखनी चाहिए। पशुओं में भी संवेदना है, वे भी मनुष्य की भांति सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। उनके प्रति निर्दयता का भाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य मित्रता को निभाता है, इसी तरह पशु भी मित्रता को निभाते हैं, मित्र भाव को समझते हैं। अगर हम उनके प्रति आत्मीय भाव रखेंगे तो वे भी हमारे प्रति आत्मीय भाव रखेंगे और हमारे समृद्धि में योगदान देंगे। प्रेमचंद जी ने कृषक और उनके पशुओं के बीच अंतर संबंध को दिखलाया है और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इन दो बैलों के माध्यम से स्वाधीनता संग्रामियों की व्यथा को स्पष्ट किया है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे
इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। जैसे काजी हौस किसे कहते हैं? काजी हौस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? हीरा और मोती के मनोभाव का चित्रण कीजिए, उनके व्यक्तित्व का चित्रण कीजिए, हीरा मोती की विशेषता बतलाइए, झूरी और हीरा मोती के अंतर संबंधों को दिखाइए, कसाई को देकर हीरा मोती क्यों भयातुर हो जाते हैं, भैरव की लड़की हीरा मोती के प्रति प्रेम क्यों रखती है, दो रोटी खाके भी हीरा मोती क्यों तृप्त हो जाते हैं, भारतीय कृषक और पशुओं के बीच अंतर संबंध को दिखाइए, भारतीय कृषि व्यवस्था में पशुओं का क्या योगदान है। इन प्रश्नों का उत्तर आप भली भांति समझ लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।